गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपने थोड़ा सा अंश पढ़ा था कैसे लिखें कहानी। उसका आगे का अंश देखिए, आखिरी पार्ट है आपका। तो आम तौर पर, साधारण तौर पर कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत ये अगर हो तो कथानक पूरा है। कथानक न केवल आगे बढ़ता है बल्कि उसमें द्वंद्व के तत्व भी होते हैं। द्वंद्व क्या है? किसी बाधा को दिखा दिया। अगर बाधा दिखा दी तो उससे क्या है, कहानी में थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा हो जाएगी, जो पाठक है उनको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो इसलिए द्वंद्व के तत्वों का आना जरूरी है। तो आगे कौन सी बाधा आएगी? हो सकता है बाधा के समाप्त हो जाने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएं तो कथानक पूरा हो जाता है। तो कथानक की पूर्णता की शर्त ये होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो। तो अंत तक कहानी में रोचकता बनी रहनी चाहिए। ये रोचकता किसके कारण होती है? द्वंद्व के कारण। अगर उसमें बीच बीच में बाधाएं दिखाते रहेंगे तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि हर घटना, पात्र, समस्या का अपना देश काल और स्थान होता है। कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद कहानीकार कथानक के देश काल तथा स्थान को पूरी तरह समझ लेता है, क्योंकि ये कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब उदाहरण के लिए यदि अस्पताल का कथानक है तो अस्पताल का पूरा परिवेश, उसके वहाँ का माहौल, ध्वनियाँ, वहाँ की आवाज़ें, लोग, कार्य, व्यापार, लोगों के पारस्परिक संबंध जो हैं, नित्य घटने वाली जो घटनाएं हैं उनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेखक जब अपने कथानक के आधार पर कहानी को विस्तार देता है, कहानी को बढ़ा चढ़ा कर लिखता है, तो उसमें इन सब जानकारियों की बहुत आवश्यकता होती है। छोटी कहानी लिखता है तो उसको इन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। तो देश, काल, स्थान और परिवेश के बाद कथानक के पात्रों पर विचार करना चाहिए। हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानी में वो विकसित भी होता है या अपने स्वरूप भी बदलता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा उतनी आसानी से वो पात्रों का चरित्र चित्रण करने और उसके संवाद लिखने में उसको आसानी होगी। तो इस कारण पात्रों का अध्ययन कहानी की एक महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। इसके अंतर्गत पात्रों के अंतर संबंध पर भी विचार किया जाना चाहिए कि आपस में उनके कैसे संबंध हैं, कौन से पात्र की किस किस परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या रिएक्शन होगा, कौन कौन से पात्र का किस किस परिस्थिति आने पर कैसी कैसी परिस्थितियाँ आएंगी कि उनमें बदलाव आएगा, ये भी कहानीकार को पता होना चाहिए। तो दरअसल कहानीकार और उसके पात्रों के साथ निकटतम संबंध स्थापित होना चाहिए। पात्रों का चरित्र चित्रण करने अर्थात उन्हें कहानी में कथानक की आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से लाने के कई तरीके हैं। चरित्र चित्रण का सबसे सरल तरीका है पात्रों के गुणों का कहानीकार द्वारा बखान करना। किसी भी कैरेक्टर को लिया और उसके गुण ही गुण बताए। जैसे मुरलीधर बड़ा दानी है, वो दूसरों का ध्यान रखता है, दूसरों के लिए उसकी जान हाजिर रहती है, ये वगैरह वगैरह, ये सब उसकी क्या है, सब विशेषताएं हैं उसकी। पर यह तरीका प्रभावहीन और आउटडेटेड है, मतलब इसका कोई ज़्यादा असर नहीं होता लोगों पर। पात्रों का चरित्र चित्रण उनके क्रियाकलापों, संवाद और दूसरे लोगों द्वारा बोले गए संवादों के माध्यम से प्रभावशाली बनता है। उदाहरण के लिए मुरलीधर ने गरीब आदमी को सर्दी से ठिठुरते हुए देखा तो उसे अपनी शॉल दे दी, या मुरलीधर का दोस्त स्कूल में फीस जमा कराने के लिए लाइन से बाहर निकल आया क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। मुरलीधर ने दोस्त को बताए बिना फीस जमा करा दी। मतलब ये कि पात्र जो काम करते हैं उनसे उनका सशक्त चित्रण होता है, कामों के द्वारा उनका चित्रण करना चाहिए। दूसरे पात्र किसी का चरित्र चित्रण अपने संवादों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे राजीव अपने और मुरलीधर के मित्र प्रयाग से कह रहा है, क्या कह रहा है, यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो मुरलीधर ही सॉल्व कर सकता है, चलो उसी के पास चलें। पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से भी होता है। तो समाज में अलग अलग प्रकार के लोगों की अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग अभिरुचियाँ होती हैं, अलग अलग दिलचस्पियाँ होती हैं। मान लीजिए एक आदमी जंगल में जाकर खतरनाक जानवरों की तस्वीरें खींचता है, यह उसकी रुचि है। निश्चित रूप से वह साहसी आदमी होगा जो जंगल में जाके खींच रहा है भाई।
खतरनाक जानवरों की तस्वीरें। एक आदमी वेश्यावृत्ति करता है, वेश्यावृत्ति जानते हैं, कोठे पे जाता है, मतलब वेश्याओं का नृत्य देखने के लिए, झूठ बोलता है, दलाली करता है, कर्ज वापस नहीं करता, ऐसे आदमी का अपना अलग स्वरूप बनेगा। तो कहानी में पात्रों के संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद के बिना पात्र की कल्पना मुश्किल है। संवाद ही कहानी को, पात्र को स्थापित करते हैं, विकसित करते हैं, कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकता, उसे संवादों के माध्यम से वो सामने लाता है। या तो वो घटना दिखा देगा या फिर उसको अपनी कहानी के मतलब डायलॉग्स के माध्यम से वह सामने लाएगा। इसलिए संवादों का महत्व बराबर रहता है। पात्रों के संवाद लिखते समय, जिस समय पात्रों के संवाद लिखे जाते हैं, यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल हों। वह उसके विश्वासों, आदर्शों और स्थितियों के भी अनुकूल होने चाहिए। संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है और पात्र स्वयं संवाद बोलने लगते हैं। उदाहरण के लिए किसी मजदूर के संवाद ऐसे होने चाहिए कि केवल संवाद सुनकर ही श्रोता को पता चल जाए कि कौन बोल रहा है, यह आदमी करता क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आदि आदि। मतलब कैरेक्टर कुछ बोलेगा और उसके बोलने से पता लगा ले आदमी कि ये क्या काम करता होगा या ये कितने स्तर पर है, ये बोलने से ही पता चलता है। संवाद छोटे हों, स्वाभाविक हों और उद्देश्य के प्रति सीधे लक्षित होने चाहिए। क्या उद्देश्य है, स्वाभाविकता है उनमें कि नहीं। संवादों का अनावश्यक विस्तार बहुत ही जटिलताएं पैदा कर देता है और कहानी में झोल आ जाता है, मतलब कहानी से जो पाठक होते हैं ऊब जाते हैं। तो कथानक के अनुसार कहानी चरम उत्कर्ष अर्थात क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। चरम उत्कर्ष का चित्रण बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि भावों या पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है। तो कहानीकार की प्रतिबद्धता या उद्देश्य की पूर्ति के प्रति अतिरिक्त आग्रह कहानी को भाषण में बदल सकते हैं। कहानी मतलब भाषण का रूप भी ले सकती है। सर्वोत्तम यह होता है, सबसे अच्छा यह है कि चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करें, लेकिन पाठक को यह भी लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निर्णय निकाले हैं वे उसके अपने हैं। मतलब पाठक भी कहानी का जो अंत खुद सोच सकता है, अच्छा ऐसा हुआ होगा इसमें। पहले भी संकेत दिया गया है कि कथानक के बुनियादी तत्वों में द्वंद्व का महत्व बहुत अधिक होता है, मतलब बाधाओं का। द्वंद्व ही कथानक को आगे बढ़ाता है। उदाहरण के लिए अगर दो आदमी किसी बात पर सहमत है और कोई उनके बीच में कोई द्वंद्व नहीं है, उनके बीच में कोई बाधा नहीं है और बातचीत आमतौर से आगे नहीं बढ़ सकती है, कैसे बढ़ेगी आगे जब कोई रुकावट ही नहीं है, दोनों के विचार एक जैसे हैं, लेकिन असहमति है, वो बात कर रहा है और मैंने उसकी बात नहीं मानी, है ना, मैं सहमत नहीं हूँ उसकी बात से, तो बातचीत जो है आसानी से आगे बढ़ सकती है। तो कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी खोज में आने वाली बाधाओं, अंतर्द्वंद आदि के कारण पैदा होता है और कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा कहानी उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी। तो कहानी लिखने की कला सीखने का सबसे अच्छा और सीधा रास्ता यह है कि अच्छी कहानियाँ पढ़ी जाएं, उनका विश्लेषण किया जाए। कहानी लेखन सिखाने की प्रक्रिया में सबसे अधिक कारगर माध्यम होगा अगर कहानी लिखने की कला सीखनी है तो।